हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण की व्यू रचनाएं यानी कि स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। हमारे सिलेबस में 5 स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें सबसे पहले सिमुलेशन टीचिंग यानी कि अनुकरणीय शिक्षण, एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क विप्लव, लेक्चर मेथड भाषण विधि, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि, एंड देन टीम टीचिंग यानी कि टोली शिक्षण। तो आज हम पढ़ेंगे अनुकरणीय शिक्षण विधि यानी कि सिमुलेशन टीचिंग। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि शिक्षण क्या है यानी कि टीचिंग क्या है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। यानी कि शिक्षण क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षा देना, सिखाना, ज्ञान प्रदान करना, ये क्या होता है? शिक्षण होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि अनुकरणीय शिक्षण क्या है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना या भूमिका निर्वाह करना। अनुकरणीय शिक्षण का क्या अर्थ है? जैसे कृत्रिम परिस्थितियों में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना यानी कि बिल्कुल असल जैसा शिक्षण करना, ये क्या है? अनुकरणीय शिक्षण है। अन्य प्रशिक्षण विधियों की बात है। अनुकरणीय शिक्षण भी एक प्रशिक्षण विधि है जिसका प्रयोग शिक्षक व्यवहार में सुधार लाने के लिए किया जाता है। अनुकरणीय शिक्षण क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये असल शिक्षण नहीं होता है, यानी कि जो कृत्रिम परिस्थितियाँ होती हैं उसे बिल्कुल यथार्थ जैसा यानी कि असल शिक्षण किया जाता है। यानी कि एक तरीके से छात्र क्या करते हैं, अध्यापक जिस प्रकार से अध्यापक पढ़ाता है उसी प्रकार से टीचर जो छात्र है वो भी पढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि एक टीचर का रोल प्ले करने की कोशिश करता है। इसमें अनुकरणीय शिक्षण के तत्व अनुकरणीय शिक्षण के तत्व कौन से हैं? जैसे कि 3 तत्व हैं। सबसे पहले आता है निदानात्मक, उपचारात्मक एंड देन मूल्यांकन। निदानात्मक में क्या होता है? जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका, जैसे कि मान लो कोई एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? उसे कौन सी बीमारी इसका पता लगाता है, यानी कि निदान करता है। फिर उपचार करता है। फिर उसके बाद ये डॉक्टर ये पता लगाता है कि उसका जो उपचार है वो सफल रहा या नहीं रहा, यानी कि मूल्यांकन करता है। उसी प्रकार शिक्षण अनुकरणीय शिक्षण में भी 3 तत्व हैं। सबसे पहले निदानात्मक तत्व, फिर उपचारात्मक, फिर मूल्यांकन। निदानात्मक में क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। उपचारात्मक में उनका उपचार किया जाता है। और मूल्यांकन में क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई तो वो सफल रही या नहीं रही। फिर अनुकरणीय शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं, या कार्यविधि या प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले आता है भूमिकाओं का निर्धारण करना, फिर आता है कौशलों का चयन करना, फिर आता है कार्यक्रम का निर्धारण करना, एंड देन निरीक्षण व मूल्यांकन विधि का निर्धारण, प्रथम अभ्यास स्तर का संचालन, फिर आता है प्रक्रिया बदलने की तैयारी। तो सबसे पहले क्या है इसमें? इस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है भूमिकाओं का निर्धारण करना। यानी कि जो भी स्टूडेंट टीचर का जो भी स्टूडेंट होते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि उन्हें टीचर का रोल प्ले करना है या फिर किसी एक स्टूडेंट का रोल प्ले करना है। यानी कि इसमें किया जाता है? भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको लेसन प्लान बनाना बताया होगा, या फिर सेकेंड ईयर में बता देंगे। तो इसमें क्या होता है? लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, और इसमें एक स्टूडेंट्स का 5 या 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है, और उन स्टूडेंट्स और अलग अलग टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। इसमें क्या होता है? हर स्टूडेंट को पढ़ाना होता है 5 या 10 मिनट, और उसमें इस तरीके से वे जो भी 5 या 10 स्टूडेंट हैं वे अपनी भूमिकाओं का निर्धारण करते हैं, यानी कि आज कौन टीचर बनेगा और किन किन को स्टूडेंट्स बनना है। ठीक है, यानी कि बाकी के जो भी बच्चे हैं वो क्या बनेंगे? स्टूडेंट बनेंगे। फिर आता है कौशलों का चयन। इसमें क्या किया जाता है? जो भी स्किल्स हैं उनका चयन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक चूज किए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्किल हैं, जैसे स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ और भी बहुत सारे स्किल हैं। तो इसमें मान लो किसी बच्चे ने स्किल चूज किया स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक चूज करेगा जिसमें, यानी कि ऐसा टॉपिक चूज करेगा जिसमें स्किल का यूज हो रहा हो, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, इस तरीके से अपना टॉपिक चूज करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग बच्चे को अपने अपने स्किल चूज करनी है और उसी अकॉर्डिंग उससे टॉपिक चूज करना है। फिर आता है कार्यक्रम का निर्धारण। कार्यक्रम का निर्धारण में क्या होता है? इसमें कार्यक्रम को निर्धारित किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से कितने टाइम लिमिट होगी, किसी भी बच्चे को कितने टाइम पढ़ाना है, या फिर जो स्टूडेंट्स उन्हें
तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं या किस तरीके से कब या किस टाइम कब उन्हें हस्तक्षेप करना है, इस तरीके से कार्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। फिर आता है निरीक्षण व मूल्यांकन विधि का निर्धारण। इसमें क्या किया जाता है, उन्हें वे स्टूडेंट्स वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस तरीके से जो छात्र अध्यापक है उसका निरीक्षण करना है, मूल्यांकन करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो छात्र अध्यापक हैं वो ये देखते हैं कि जो छात्र हैं वो ये देखते हैं कि छात्र अध्यापक ने बोर्ड का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है या नहीं, या उसकी आवाज़ जो है पीछे जो स्टूडेंट बैठे हैं उन तक पहुंच रही है या नहीं, या उसने अच्छे से जो भी उसने स्किल चूज़ की उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है या नहीं। इस प्रकार से वे क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। फिर आता है प्रथम अभ्यास स्तर का संचालन। यानी कि इसमें जो भी अब क्या किया जाता है, जो अभ्यास है वो स्टार्ट किया जाता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट है उसे टीचर बनना है तो टीचर का रोल प्ले करता है, यानी कि पढ़ाना शुरू करता है। और फिर उस हिसाब से ये देखा जाता है कि उसने अच्छे से पढ़ाया है या नहीं, या फिर उसको बाद में क्या किया जाता है, उसको फीडबैक प्रदान किए जाते हैं ताकि वो भविष्य में कोई अगर गलती कर रहा है तो वो ना करे। फिर आता प्रक्रिया बदलने की तैयारी। जैसे कि आज किसी एक बच्चे ने पढ़ाया है तो अगले दिन कोई और बच्चा कोई अनदर स्किल तैयार करके लेकर के आएगा और उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक चूज़ करेगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो है सभी बच्चों पर लागू हो जाती है। यानी कि टाइम चेंज होकर के सभी बच्चे अपने अपने स्किल चूज़ करते हैं और पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में कितने सोपान हुए, 6 हुए। तो इन 6 सोपानों में को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो बाद में इन्हीं को एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि भूमिकाओं का निर्धारण करना, फिर आता है कौशलों का चयन करना, कार्यक्रम का निर्धारण करना, निरीक्षण, और फिर प्रथम अभ्यास स्तर का संचालन, प्रक्रिया बदलने की तैयारी। इनको आप पढ़ लेना, मैंने इन्हें एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह विधि बहुत सरल मानी जाती है। इसका प्रयोग शोध कार्य में किया जाता है। यह विधि छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशलों के अभ्यास में प्रभावी मानी जाती है। फिर आता है इस विधि द्वारा छात्र अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं। इस शिक्षण विधि का प्रयोग छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले प्रैक्टिस के रूप में भी हम मान सकते हैं। फिर आता है लाभ या गुण। इसके कौन कौन से लाभ हैं। इस तकनीक द्वारा अध्यापकों को अनेक सामाजिक कौशल सीखने में मदद मिलती है। यानी कि बहुत सारे स्किल्स हैं। स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन है, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है। यानी कि बहुत सारे स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट को सीखने को मिल जाती हैं। फिर आता है प्रशिक्षण देने से छात्र अध्यापकों का विश्वास बढ़ता है। यानी कि वो जब टीचर का रोल प्ले करता है तो उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास बनता है कि हाँ वो भी पढ़ा सकता है। इस तकनीक द्वारा छात्र अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि में सुधार हेतु मदद मिलती है। फिर आता है यह छात्र अध्यापकों को शिक्षण अधिगम के प्रति रुचि व आकर्षण को बढ़ाता है। इस तकनीक की सहायता से छात्र अध्यापकों को कक्ष प्रबंध करने के बारे में तथा इसके संबंधित व्यवहारात्मक समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। फिर इसके कौन कौन सी सीमाएं हैं या दोष हैं। यह विधि कठिन होने के कारण छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इतना जो टाइम है वो इतना कम टाइम रखा जाता है। वैसे तो बहुत टाइम एक प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम होना चाहिए किसी एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसमें कम टाइम में भी सभी बच्चों का पार्टिसिपेट करना, फिर टीचर का रोल प्ले करना, उनका निरीक्षण करना, यानी कि काफ़ी टाइम लग जाता है फिर भी। तो इसलिए कठिन है और छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि का प्रयोग सभी विषयों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर आता है इस विधि में छात्र अध्यापक खुलकर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। एक तो असल में जो है रियल सिचुएशन अलग होती है, फिर आर्टिफिशियल अलग होती है। तो छात्र अध्यापक जो है वो खुलकर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भी पता वो एक प्रैक्टिस के रूप में इस काम को कर रहे हैं। कक्षा में वास्तविक छात्रों जैसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते। फिर वास्तविक कक्ष की परिस्थितियों में तथा इस तकनीक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कृत्रिम परिस्थितियों में काफ़ी अंतर होता है। इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए टेप रिकॉर्डर VCR की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं होती। तो इस प्रकार से ये थे इसके दोष और सीमाएं। फिर बाद में हम लिखेंगे निष्कर्ष में आप अपने व्यू रख सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट को जब वो मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो फिर उसके लिए
उससे पहले ये पता यानी कि प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके कि उसे पढ़ाना है कैसे। वो हो सकता है वो ट्यूशन के रूप में हो सकता है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके वो अपने इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इसलिए जो ये